तो यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरा जोहार। हम लोग इंडिजिनियस पीपल्स आ रहे हैं, तो जो है कि 2019 का अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस था। बृहद थीम था इंडिजिनियस पीपल्स लैंग्वेज, और हम 2022 से 2032 तक इंडिजिनियस पीपल्स लैंग्वेज दशक के रूप में मनाने जा रहे हैं। तो लक्ष्मीधर सिंह जी, मेरा आपसे यह सवाल है कि हो भाषा को बचाने के लिए आपका संघर्ष कैसा चल रहा है? हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट लड़ाई चल रहा है हो भाषा के लिए। और ये सबके मतलब 2019 में 2019 को जब ये इंडिजिनस ईयर मनाया गया, तो उसपे पूरे विश्व भर में कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि 1 साल से 1 साल सिर्फ रखने से नहीं होगा। एक जो विश्व के जो आदिवासी भाषाएँ हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे है, उनको बचाने के लिए एक फ़ोकस्ड तरीके से, एक सस्टेनेबल तरीके से हम लोगों को काम करना होगा। ये कहीं न कहीं ये विश्ववासियों को रियलाइज़ हुआ है। इसीलिए ये लोग मतलब 1 डिकेड पूरा देना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं समझ में आ रहा है कि अगर जो विश्व के जो भाषाएँ धीरे-धीरे विलुप्त हो जाएँगी, तो उनके साथ जो नॉलेज है, प्रकृति को प्रकृति का जो समझ बनाने के लिए सस्टेनेबल वर्ल्ड हम जो कल्पना कर रहे हैं, उसको देखने के लिए, तो वो प्रॉब्लम होगा। हमारा भी यही है, हम भी जो भाषा का जो आंदोलन हम लोगों का चल रहा है, उसपे 2-3 उसको एक कैटेगरी कर सकते हैं। एक तो हमारा एक गवर्नमेंट रिकॉग्निशन के लिए लड़ाई है। गवर्नमेंट रिकॉग्निशन आपका डिफरेंट, एक सेंट्रल लेवल पे आप जिसको 8 शेड्यूल बोलते हैं, जो संवैधानिक स्वीकृति की बात, वो एक लड़ाई है। अभी तक सिर्फ वो आदिवासी भाषा में से बोडो और संथाली भाषा को मिला है। तो हम लोगों का ये बहुत दिनों से डिमांड रहा है, पिछले काफ़ी सालों से, कि हो भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे जितना हो पाएगा सामाजिक संगठनों का कोऑर्डिनेशन बनाया है, और उसी हिसाब से हम लोग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं, पॉलिसी एडवोकेसी के लिए ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक। ग्रास रूट में भी मोबिलाइज हम करते हैं, वहाँ से भी मेमोरेंडम सबमिट कराते हैं, दावी कराते हैं, लोगों से बात करते हैं, पॉलिटिशियंस से, और जो पॉलिसी मेकर्स से। उसके अलावा दिल्ली में भी हम लोग कई वो पॉजिटिव पॉइंट्स बोलते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे भाषा लैंग्वेजेस का डिमांड आया है 8 शेड्यूल के लिए। तो बहाना है, रिसोर्सेज़ तो सरकार करा सकती है, तो नहीं करा रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि आदिवासी भाषाएँ, हो सकता है कि उनका दूसरे भाषा जैसे नंबर्स ना हो, लेकिन गोंडी है और बाकी कुडुक और भी जितना मुंडा भाषा है, और भील भाई लोगों का जो भाषा है, वो सब बहुत ही बड़ी नंबर्स पे बोली जाती है। तो उनको कहीं न कहीं उसको बचा के रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको इसको 8 शेड्यूल में डाला जाए। अगर वो भी नहीं हो पाता है, तो सरकार को कहीं न कहीं एक अलग से पॉलिसी लाना चाहिए, ट्राइबल लैंग्वेजेस को बचाने के लिए। तो कहा भी गया है कि 2 लिंग्विस्टिक कमीशन होना चाहिए था, कमीशन जो होना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की जो बात हमेशा इग्नोर किया जाता है। जो भाषा लिंग्विस्टिक जो ग्रुप है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उनको भी कहीं न कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके लिए भी अ, केंद्र सरकार के स्तर पे काम होना चाहिए। रिकॉग्निशन, उसके अलावा आपके जो साहित्य अकादमी है, और जो स्टेट लेवल के जो लिटरेरी बॉडीज़ हैं, उड़ीसा के ओडिशा साहित्य अकादमी है, या तो झारखंड के जो भी होगा, ऐसे जितने भी हैं उसको रिकॉग्निशन मिले। साहित्य अकादमी वगैरह में जो लिटरेरी बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट्स के, झारखंड में सरकार ने डिक्लेयर तो किया है कि ये एक सेकंड स्टेट लैंग्वेज है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अगर किसी को सेकंड स्टेट लैंग्वेज बोल देते हैं, तो उसके तहत आप क्या करना चाहते हैं? अभी इश्यू भी हो रहा था कि कोई विधानसभा में बोलने के लिए भी उनको दिया नहीं जा रहा था, ऐसे भी इश्यू आ रहा था। तो आप अगर किसी को सेकंड स्टेट लैंग्वेज कहते हैं, तो आप पूरा लिख के दीजिए कि आप क्या-क्या करना चाहते हैं, और उसके तहत आप उसको एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रशासन में कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे कि ये एक रिकॉग्निशन की बात है। दूसरे, हमारा एक लड़ाई है कि उसको एजुकेशन और प्रशासन में, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लगाया जाए। अभी हम एक कोविड का ही एग्जांपल आपको देते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। कोविड जब आया,
तो अमिताभ बच्चन के वॉइस में हो भाषा में जागरूकता फैलाने के लिए एक वीडियो बनाया गया। मुंडा मन की संघ जो है झारखंड में लोगों को बताने के लिए हो भाषा में डीसी चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा था कि ये बहुत जरूरी मसला है और लोगों को समझ में आना चाहिए और लोग जिस भाषा बोलते हैं उस भाषा में लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। अगर ये हम कोविड के टाइम पे सोच पा रहे हैं कि ऐसी जरूरत है, तो बाकी टाइम पे क्यों नहीं? हम वही कहते हैं कि सरकार से आप अगर इतने सारे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते हैं, आप मलेरिया पे कोई भी जागरूकता फैलाना चाहते हैं, तो आप अपने जो प्रशासनिक काम में आदिवासी भाषाओं का इस्तेमाल करिए जहाँ-जहाँ पे जहाँ जिस आदिवासी है। पहले तो कोर्ट्स में भी आप देखिएगा संथाल परगना का कोर्ट में, चाईबासा के जो कोर्ट में उसमें अंग्रेजी लोगों ने आदिवासी भाषाओं का अब अगर हो पाता तो आज क्यों नहीं हो पाएगा, हम लोग ज़्यादा लिख गए हैं। तो यही हमारा ये है कि आप उसको प्रशासन में इस्तेमाल करिए भाषाओं का। उसके अलावा जो एजुकेशन है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा ये लड़ाई भी है कि आप एजुकेशन में उसको इस्तेमाल करिए। आप जो प्राइमरी लेवल के जो एजुकेशन है, कम से कम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम करिए, जिसमें आप आदिवासी भाषा के साथ-साथ दूसरी भाषा को भी पढ़ाई करिए। हम लोग एक आइसोलेशन में भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उसको दूसरे भाषाओं के साथ लिंक भी होना चाहिए। एक मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम ओडिशा में हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई करके कम से कम 300-400 स्कूल में लागू करवाया है, जिसमें हो भाषा के लिए, बाकी दूसरे भाषा के लिए भी है, आदिवासी भाषाओं के लिए है। तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, क्योंकि बच्चे जब अपने उसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिला है लोगों को और रिसर्च हुआ है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसीलिए हमारा जो लड़ाई है प्रशासन में उसको आप इस्तेमाल करिए, एजुकेशन में इस्तेमाल करिए। उसके अलावा अपने लेवल पे जो स्क्रिप्ट है हमारा वाराणसी स्क्रिप्ट है उसका प्रमोशन के लिए हम संगठन बना के उसको कुछ कॉर्पोरेट्स भी उसमें आ गए हैं, जैसे टाटा स्टील आ गए हैं, टाटा स्टील भी मदद करना चाहते हैं। उनका भी कुछ-कुछ स्कूल्स वो लोग चला रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो खुद के बॉडी है, होल लैंग्वेज एजुकेशन काउंसिल है, वो लोग भी तो हम लोग भी अपने से कोर्स करिकुलम बना के उसको एक माइनॉरिटी लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि मतलब आपको आप 2 साल 1 साल पढ़ेंगे तो डायरेक्ट 7th का एग्ज़ाम होगा, फिर आप 10th का देंगे। उस फ़ॉर्मूला में हम लोग उसको भाषा में अपना और स्क्रिप्ट में अपना शिक्षा प्रदान करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ये चल रहा है। उसके अलावा जो आपके आजकल का जो म्यूज़िक या तो आर्ट अ, फ़िल्म ये सब के माध्यम से कैसे भाषा को प्रमोट किया जाएगा, इसीलिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो साथी हो भाषा में काफ़ी आप देख रहे होंगे एल्बम बन रहा है, छोटे-छोटे फ़िल्म्स बन रहे हैं और ये सब भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये भी ज़रूरी है। आप लोग ये भी एक माध्यम है, उस हिसाब से हम लोग भाषा के जो आंदोलन को एक सरकारी लेवल पे भी लेके जाएँगे और अपने लेवल पे भी उसको पॉपुलैरिटी दिलाना, उसका डेवलपमेंट करना, साहित्य के विकास करना, ये सब एक मल्टीपल काम हम लोगों का चल रहा है। थैंक यू। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप हो समुदाय से आते हैं, तो आपके समझ से हो भाषा में कितना नुकसान हुआ है? क्या जो पारंपरिक या वैज्ञानिक ज्ञान जो भाषा में निहित होता है, अभी भी हो भाषा के साथ आदान-प्रदान में शामिल है? या इसे भी अंग्रेज़ी और हिंदी की बहुत मार पड़ रही है? नहीं, नहीं, मार तो बिल्कुल पड़ रही है। हमारा एक स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे थे 91 और 2001 के बीच में कि 10% लोगों ने भाषा बोलना छोड़ दिया है। वो सेंसस का स्टैटिस्टिक्स है। उसमें इधर-उधर कुछ हो सकता है, पर ये है कि जैसे ही हम लोग अर्बनाइज़ेशन की ओर जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, अपने भाषा को भूलते जा रहे हैं। धीरे-धीरे वो कम होते जा रहा है और भाषा के आप जो बोल रहे हैं कि बाकी जैसे अंग्रेजी, हिंदी या उड़िया का वो मार है। हम आज देखते हैं गाँव में जब लोग बात करते थे पहले आप जब छोटे थे तो वो प्योरली हो भाषा का शब्दों को इस्तेमाल करके अपना बातचीत करते थे। लेकिन आजकल जो करते हैं वो कहीं न कहीं मतलब मेरा गाँव जो कि प्योरली आदिवासी गाँव है और हो गाँव है, उसमें दूसरे लोग नहीं हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि कम से कम 10-15% शब्द जो है जो डे टू डे लाइफ में वो लोग इस्तेमाल करते हैं आपस में बात करने के लिए। उसमें कहीं न कहीं
वो इतने परसेंटेज के वर्ड्स आ रहे हैं, वो उड़िया वर्ड्स आ रहे हैं ज़्यादातर और हिंदी के कुछ-कुछ क्योंकि जो लोग पढ़ लिख गए हैं, वो बाहर रहते हैं या तो काम करने जो जाते हैं पलायन के टाइम पे, तो वो लोग का इन्फ्लुएंस रहा है कि वो बाहरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। थैंक अम, आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भाषा का संघर्ष आर्थिक संघर्ष से अलग कैसे है और यू। अस्तित्व के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? अ, ये अ, मैं जब पढ़ाई करके आया और ये भाषा आंदोलन में शामिल हुआ, तो ये मेरे साथियों ने मेरे पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी सवाल किया कि आप आर्थिक लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? मतलब एक भाषा की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता था कि ये दोनों अलग हैं। थोड़ा तो अलग है इसमें दोहराया नहीं है, लेकिन एक-दूसरे की ज़रूरत भी है। अब देखिए, आप जितने भी होलैंड का मैं संघर्ष को देखता हूँ डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ हो चाहे बाकी वो आर्थिक नीतियों के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें एक यूनिटी नहीं बन पा रही है। एक जो सॉलिडेरिटी होना चाहिए था दूसरे आदिवासियों में से और ये दूसरे एक जो अगर कोई कोल्हान में लड़ाई चल रहा है तो जो बाकी पार्ट्स हैं जहाँ पे हो लोग हैं, उनका एक सॉलिडेरिटी नहीं आ रहा था। ओडिशा में कलिंग नगर में एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट का आंदोलन रहा है, लेकिन जो कलिंग नगर के आदिवासी हो भाई लोग लड़ रहे थे उसमें ओडिशा के बाकी पार्ट्स या तो झारखंड या वेस्ट बंगाल के जो हो आदिवासी है उनका इतना साथ नहीं था, क्योंकि हो समाज इतना बिखरा हुआ था। तो हमारा यही कोशिश था कि लैंग्वेज के माध्यम से एक पान इंडिया जो हो ट्राइबल का जो सेंटिमेंट्स को जगाया जाए, सो दैट उनको एक आप यूनाइट किया जाए। और इसमें भी एक ये भी है कि लोग जो जैसे कि पलायन बहुत ज़्यादा है। लोग शहरों की ओर जा रहे हैं रोज़ी-रोटी के रोज़ी-रोटी के लिए। तो इससे क्या होता है कि लोग अपने भाषा से, अपने कल्चर से, ये सबसे दूर हो रहे हैं। तो हम जो भाषा के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं अगर आर्थिक जो लड़ाई के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, वो वो एक चुनौतियाँ है भाषा लड़ाई के लिए। जो लोग बाहर जा रहे हैं और या तो शहरों में रह रहे हैं, वो अपनी भाषा के प्रति इतना संवेदनशीलता तो है, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है दूसरे भाषा पे, वो ज़्यादा है। तो इसलिए मतलब अ एक एक-दूसरे की ज़रूरत है। हमको लगता है कि भाषाई लड़ाई को भी आर्थिक लड़ाई से एक जीविका की लड़ाई भी है, क्योंकि ओडिशा में हमने देखा है, जो भाषा के लिए संघर्ष हमने किया, तो कम से कम आज की तारीख में 200 हो टीचर्स का बहाली हुआ है। तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एक भाषा की लड़ाई, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की भी लड़ाई है। तो ये मेरा कहना है, बिल्कुल अलग तो नहीं है, थोड़ा अलग है पर एक दूसरे को की ज़रूरत अ, महसूस करते हैं दोनों भाषा आंदोलन और आंदोलन जो है। आगे मेरा सवाल आपसे ये है कि भाषा को बचाने के लिए हो समाज ने किस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं और आगे आपकी क्या रणनीति है? नहीं उसमें मैं काफ़ी बोल रहा था, तो ऐसे ही है हम लोगों ने अपना जो स्क्रिप्ट को बढ़ाने के लिए अलग से जो एजुकेशन काउंसिल बनाया है, उसी में जो कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे टाटा स्टील है उनको भी रोप इन करके काफ़ी जगह में कम से कम 200 से ज़्यादा स्कूल्स हम चला रहे हैं, जिसमें भाषा की पढ़ाई हो रही है। ये एक है जो सरकारी लेवल पे रिकॉग्निशन की बात उसका तो हमने लाइक डिटेल्स में बोला पहले ही। उसके अलावा हम लोग का एक राइटर्स एसोसिएशन है, जो हो साहित्य पे जो लिखते हैं, जो काम करते हैं, उनको लेके एक एसोसिएशन हम लोगों ने बनाया है और वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। साहित्य अकादमी से बात करके, उड़ीसा के साहित्य अकादमी से बात करके, वो उनका प्रोग्राम वगैरह करते हैं और जो राइटर्स हैं हमारे, उनको एक-दूसरे का सहयोग मिलता है और हम लोग कम्युनिटी के ओर से भी उनको एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। और इसके अलावा एक लैंग्वेज को पॉपुलर बनाने के लिए जो आर्ट
म्यूजिक ये सब का जो माध्यम है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे युवा साथी लोग काफ़ी उस पे भी काम कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि चलो आर्ट और कल्चर के माध्यम से भाषा को भी बचाए रखें। उसके अलावा आज की तारीख में आप देखिएगा टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं चलते हैं, तो भाषा को शायद बचा पाना मुश्किल है। तो हम लोग जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको कैसे यूनिकोड तो बन गया है, उसको कैसे लिखा जाएगा अच्छी तरह से कंप्यूटर में कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल हो पाएगा, उस लेवल पे भी हम लोग उस लेवल पे भी काम कर रहे हैं और आगे टारगेट है कैसे विकिपीडिया जैसे संथाल भाई लोगों ने काम उसमें अच्छा काम किया है। तो हमारा और लोगों का भी ये प्रयास है कि वेबसाइट में वेब पेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भाषा के बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। इसके अलावा एक जो विकिपीडिया जैसे बातें जिस पे अगर हम कुछ अपने भाषा में कर पाएँगे, लिख पाएँगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारा एक एम्बिशन है। हमारे कुछ साथी उस पे अलग-अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये सब छोटा-मोटा प्रयास हम लोगों का चल रहा है, भाषा को बचाने के लिए। अगला सवाल है कि हो भाषा का कोई ऐसा ज्ञान जो बिना भाषा जाने नहीं समझा और जाना जा सकता है। उसके बारे में ऐसा कुछ उदाहरण है? बताएँगे हमारे दर्शकों को तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे कि कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कि इनायन के बारे में लेखक बता रही थी कि इनायन जो अपनी भाषा में करते हैं तो स्पिरिट और एंसेस्टर्स को जो बुलाते हैं, वो अपनी भाषा के साथ बुलाने का और जुड़ाव का एक अपना ही अलग जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन उसी इनायन को अगर इंग्लिश भाषा में करने लगेंगे तो वो संभव नहीं हो पाता है, जो कि अपनी भाषा छोड़कर दूसरे भाषा में शिफ्ट हो रहे हैं, उनके लिए मुश्किल खड़ी आ रही है। और यही सब कुछ वजह है जिसकी वजह से लोग अपने कल्चर, परंपरा या फिर स्पिरिट और एंसेस्टर्स लोगों के साथ जुड़ा होने वाली जो बात थी पहले, अब उस तरीके से नहीं हो पा रही है। तो कुछ ऐसा ज्ञान जो मैं सवाल किया उसका के बारे में अगर आप बता पाएँ? सुन पा रहे हैं आपको मेरे को डिमांड करते हैं जो चीज़ें, उसपे देखेंगे तो वो तो कहीं न कहीं जो रूरल एरियाज़ हैं, जो रिमोट उसमें से तो सारे के सारे भाषा में ही है। कोई बिच्छू काट लिया, साँप काट लिया, उसके लिए जो पूजा ट्रेडिशनल पूजा करके उसको ठीक किया जाता है, वो भी कहीं न कहीं अपने भाषा में ही है। हुँ, तो उन सब चीज़ों का इंग्लिश में तो वो ट्रांसलेशन अगर आसान भाषा नहीं हो पाएगा। खत्म हो जाता है तो बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे ये हम यही कहते हैं जब भी भाषा का आंदोलन होता है कि हम एंटायर हो का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हमारे पूजा का हम बिलीव करते हुँ, हैं कि वो हमारे किसी नहीं आता तो वो समझ नहीं पाएँगे। इसीलिए भाषा भी ज़रूरी है कि हम अपने एंसेस्टर को कनेक्ट कर पाएँ, उनसे बात वो भी जाइएगा। वो तो अपने उनको बताते हैं, ये करते हैं। तो वो भी चीज़ें हैं मतलब वो ज़रूर उसके अलावा काफ़ी स्पेसिफिक कुछ-कुछ वर्ड्स होंगे जिसपे जैसे कि आदिवासी भाषाएँ आप देखिएगा काफ़ी सारे अलग-अलग जो प्रकृति की भाषाएँ हैं, मतलब काटने का आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएँगे, अलग-अलग है ना? हुँ, पानी हुँ, जब हुँ। खड़ा होता है तो अलग-अलग शब्द मिल जाएँगे। हो में भी ऐसे बहुत सारे भाषाएँ हैं तो ऐसे में भी उसमें उसपे ज़्यादातर रिसर्च हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं मतलब हम लोगों को लगता है कि ये तो डे टू डे चीज़ है। अगर कोई बाहर से कोई उसपे अंदर जाके देखेंगे तब जाके पता चलेगा कि उसमें कितना क्या साइंस है। और ये ज़रूर। मुझे जगदीश कुमार का एक बात याद आ जाता है जब हम लोग साहित्य का एक प्रोग्राम था जेएनयू में तो एक ही बात उनको उनका अच्छा लगा था तब तो उन्होंने कहा था कि आदिवासी को आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन में वो रहा है, सबसे जो डिफिकल्ट कंडीशन एरिया है, ज्योग्राफिकल इनएक्सेसिबल एरिया है, वहाँ पे रहते हैं। तो कहीं न कहीं अगर कोई डिफिकल्ट एरिया में रहता है, तो उसका जो नॉलेज है, उसका जो टेक्नोलॉजी है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ट्रू। इसीलिए सारे के सारे ट्राइब के पास कहीं न कहीं एक जो सर्वाइवल जो टेक्निक्स हैं, वो तो है। वो अपने भाषा में ही है। थैंक यू। सिंह जी, मेरा हाँ आपसे जी। ये सवाल है अगला कि क्या हो ट्राइब के बीच में कोई पारंपरिक शैक्षणिक संस्थान का ज़िक्र मिलता है? और अगर ऐसा है तो अन्य समुदाय के संस्थानों से ये किस प्रकार से अलग है? हाँ, ये मैं काफ़ी उसपे काफ़ी जगह एरिया में देखा काफ़ी एरिया मैं इसको ढूँढने की कोशिश किया हो लोगों में लेकिन एग्ज़ैक्टली मुझे अभी नहीं मिलता है। हो सकता है पहले कहीं रहा होगा, ऐसे तो नहीं है कि नहीं रहा होगा।
जैसे कि मुंडा लोग गित्ती ओड़ा बोलते हैं। हो लोगों में ये ऐसे कोई कॉन्सेप्ट अभी या तो कुछ साल पहले मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना अभी अभी तक। लेकिन बाकी ट्राइब्स में ये एक है, जहाँ पे लोग सीखते हैं, एक ट्रेडिशनली एक दूसरे को जो ज्ञान देने का, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है। एक सिस्टम है हो लोगों में, उसको हम लोग चेलादू बोलते हैं। तो बेसिकली वो पूजा पाठ के ज्ञान को बांटने के लिए एक जो थोड़ा लर्न्ड है, जो जानते हैं, वो अपने कुछ शिष्यों को बुलाते हैं और उसमें उनको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि लिमिट लिए में नहीं आया है, मे भी रहा होगा पहले। ये जैसे कि वो नाग वगैरह का विष उतारने वगैरह के बारे में जो गांव में चर्चाएं होती हैं, उसके लिए हमारे गांव तरफ भी जो होती जो जगह बनाया जाता था उसको गुड़ी कहते हैं। गुड़ी मतलब गुड़ी फांदना, मतलब वहां पे कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर किस्म का ज्ञान को सिखाया जाएगा अगले वाले जनरेशन के को। तो वो तो जनरली है, पर जैसे कि गोंड जी। लोगों के बीच में धुमकुड़िया, गोटुल है, उरांव लोगों के बीच में धुमकुड़िया है, और इसको अलग-अलग तरीके से ये दोनों समुदाय जो हैं उसको फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पारंपरिक चीज़ों को आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ जोड़कर, चाहे लाइब्रेरी खोलकर करने वाली बात हो, चाहे नृत्य वगैरह से चीज़ें संबंधित हो, या फिर वाद्य यंत्र वगैरह सिखाने से संबंधित हो। सारी चीज़ें ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए शायद शिल्पी जी ने ये सवाल पूछा। पर हुँ। जैसे गित्ती-ओड़ा मुंडा लोगों के बीच में है, और हो लोग मुंडा से किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं, तो कुछ न कुछ इस तरीके से ज़रूर रहा होगा, जैसे मुंडा ट्राइब के बीच में सेल्नेडिंगो है, इत्यादि, इत्यादि। शिल्पी, आगे बढ़िए। हाँ। अगला सवाल ये है मेरा कि भाषा के लुप्त होने और आदिवासी के लुप्त होने में क्या संबंध है? भाषा कैसे मर जाती है? भाषा के मरने का क्या-क्या परिणाम और दुष्परिणाम होता है? हुँ। हेलो? आदिवासी का जो आइडेंटिटी है, हाँ। आइडेंटिटी जो भी मतलब आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन जो भी देखेंगे अगर सरकार का, तो उसको सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन भी देखेंगे, आदिवासी का जो डिस्टिंक्ट कल्चर की बात की गई है कि एक मतलब सबसे अलग एक कल्चर होगा, उसमें भाषा तो है कल्चर के अंदर ही, मगर भाषा ही आपका लुप्त हो गया, तो आप का जो एक एक अलग से आइडेंटिटी रहता था, वो नहीं रहेगा आपका। उसके साथ-साथ आपके जो कल्चर से, ट्रेडिशन से धीरे-धीरे लुप्त होते जाएँगे। आप देख सकते हैं अगर कोई ओडिशा मतलब इंडिया में कोई भी ट्राइब में जिसमें लोग भाषा नहीं बोलते हैं, तो उनका स्थिति क्या है? आप उनको देख सकते हैं कि उनका सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा जो डोमिनेंट सोसाइटी जो है बगल में, उसी के जो कल्चर, उसके जो ट्रेडिशंस को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये भाषा बहुत ज़रूरी है बचा के रखना, क्योंकि भाषा में ही आपका सब कुछ है। आप एक मतलब एक सबॉर्डिनेट सिटीज़न के कुछ नहीं है, ना भाषा है ना जो भाषा को बचाने के लिए सामाजिक पूंजी और तकनीकी होना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं। हमको ये भी समझना होगा कि गवर्नमेंट्स को हम डिपेंड नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी। हमको अपने से ही कुछ करना है। मैं आपको एक दर्शकों के लिए किताब दिखाना चाहता हूँ। ये एक किताब है, जो हमारे हो भाषा में हमारा जो स्क्रिप्ट है, वरांचित स्क्रिप्ट, उसमें वो स्क्रिप्ट सीखने के लिए और भाषा सीखने के लिए एक किताब हम लोगों ने छपवाया है। उसमें सामाजिक पूंजी कैसे लगी है, इससे मेरा कुछ नॉलेज है और मेरे जो साथी हैं जो हो भाषा जानकार हैं, उनको हम लोगों ने लगाया और वो लोग बिना बिना क्या बोलते हैं, बिना बिना परिश्रमिक मतलब कोई उनको हम लोगों ने कुछ पेमेंट नहीं किया, लेकिन वो लोग इसमें आ गए क्योंकि उनको एक सामाजिक दायित्व समझ के वो लोग काम कर रहे थे। तो ऐसे ही हमारा कोशिश रहा है भाषा आंदोलन में और एक इंडिविजुअल पे भी, हमारे जितने एक्सपर्टीज हैं, जो भाषा या तो इस किताब को जो डिजाइन किया है अ, वो एक सीडा करके एक इंस्टीट्यूट है पुणे में, सेंटर फॉर
डेवलपिंग ऐसा कुछ है, कंप्यूटर का कुछ है, सर याद नहीं आता। तो वहां से हम लोगों ने मिलके वहां का टेक्नोलॉजी को लिया, उसको टाइप करने में, उसको डिजाइन करने में, और उसमें हमारे यूथ जो है, जो कंप्यूटर पे अच्छा काम कर सकते थे और भाषा का नॉलेज है, तो वो एक टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, और हमारे जो बाकी जो सोशल कैपिटल था, हमारे बीच में जो जानकार लोग थे, हमने उसको इस्तेमाल किया। तो ये एक बहुत जरूरी है कि समाज के लोग आए और साथ ही साथ जो आजकल जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम भाषा को नहीं जोड़ते तो हम कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे। या और कोई सवाल? हाँ, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आदिवासी जीवन में संकट कौन ज्यादा उत्पन्न कर रहा है, जलवायु परिवर्तन या भाषा का मर जाना? जी जी, क्या था सवाल आपका? फिर से रिपीट करती हूँ कि आदिवासी जीवन में संकट कौन ज्यादा उत्पन्न कर रहा है, जलवायु परिवर्तन या भाषा का मर जाना? नहीं, आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा वैश्विक मुद्दा है, और जलवायु परिवर्तन होता है तो हमारा कैसे मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल जैसे फार्मिंग था, ट्रेडिशनल फार्मिंग में कुछ कुछ बदल आया है। हम लोग एक नया नया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल घर अलग तरफ से अलग टाइप का हम लोग बना रहे हैं, है ना? तो अगर घर अलग टाइप का बनता है, या तो आजकल हम लोग सीमेंट का घर बनाते हैं, तो ट्रेडिशनली घर बनाने में जो टेक्नोलॉजी की जो ट्रेडिशनल नॉलेज था, वो हम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, वैसे ही हमारा जो भाषा पे भी उसका असर पड़ता है। भाषा तो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा हम सीखेंगे तब जाके हम जो परिवेश जो भी एक जलवायु परिवर्तन है, वो एक जब ऑस्ट्रेलिया में अभी होते उस जंगलों में, तो शायद वो बचा पाते जंगल को आग लगने से। आप बाकी भी देखिएगा, हम ये भी देख रहे थे कहीं ना कहीं, जैसे अमेज़न की जंगल है, और बड़े बड़े जो बायो फॉरेस्ट, या तो जो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो जंगल है, ये है, उसको सब आदिवासी, अमेज़न के भी देख लीजिए, अब आदिवासी ही उसको सेफगार्ड करके रखे हैं, आदिवासी ही उसके आसपास घूम रहे हैं और उसको बचा के रखे हैं। शिल्पी जी, सवाल समाप्त हो गया आपके साइड से? हाँ, मेरा बस इतना ही सवाल था आपसे। थैंक यू लक्ष्मीधर जी, मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए। लक्ष्मीधर सिंह मैं टीम में से कुछ और सवाल हैं हमारे, खत्म अरे, नहीं हुआ है अभी सेशन। आप 2017 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में हिस्सा लेने जेनेवा भी गए थे। आप बताइए कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन आदिवासी इंडिजिनस पीपल्स के अधिकारों को कैसे सुरक्षित करता है? हाँ, ये यूएन में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूएन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके अंदर आदिवासी जो इंडिजिनस पीपल्स है, जो नेटिव्स हैं, राइट्स के दो तीन कमिटियां हैं। एक तो एक एक्सपोर्ट मैकेनिज्म है, उसको एमरीप बोलते हैं, एक्सपोर्ट मैकेनिज्म ऑन इंडिजिनस पीपल, एमरीप करके एक ग्रुप है। और एक परमानेंट फोरम है, परमानेंट फोरम फॉर इंडिजिनस पीपल। और एक स्पेशल रिपोर्टर है, अभी शायद कोई विक्टोरिया ताई करके कोई है, मैं जब गया था तो उनसे मिला था, तो वो है। उसके अलावा जो एक ट्रेनिंग देता है, एक वॉलेंटरी फंड होता है यूएन का, उसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी लोग अपना इंडिजिनस लोग हैं, उनको वहां पे यूएन तक पहुंचा के, यूएन का क्या सिस्टम्स है, कैसे आप यूएन के साथ एडवोकेसी कर सकते हैं, उसके ऊपर वो लोग काफी ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एक अलग अलग तरीके से जो बॉडीज है, उसके अलावा भी जो यूएन का बॉडीज है, जैसे कि वुमेन्स के लिए बॉडी है, जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए बॉडी है, वो जो
बॉडीज है, आप उनके पास समस्याओं को लेके जा सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप एक इंटरनेशनल प्रेशर बनता है। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन एक आपने जो समस्याओं को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रखने का और दुनिया के लोगों को अवगत कराने का एक मौका आपको मिलता है। जो भी एक शायद 3-4 साल में एक बार हर एक कंट्री अपना एक रिपोर्ट देती है कि हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिजिनस पर्सपेक्टिव में हम क्या-क्या किए हैं अपने देश में। अगर आपको लगता है कि आपकी भारत सरकार या तो कोई अलग गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, तो आप वहां पे रख सकते हैं। दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, उनको आप बात कर सकते हैं, एडवोकेसी कर सकते हैं। देखिए, हमारे आदिवासियों के साथ ऐसे बर्ताव हो रहा है, आप उसको रखिए। तो ऐसे भी एडवोकेसी के लिए काफी लोग करते हैं। ये एक बहुत अच्छा तो नहीं है, बट अच्छा मैकेनिज्म है जो अपने बातों को इंटरनेशनल लेवल में रखने के लिए। और अभी यूएन में एक बड़ा खास करके जो साउथ एशियन कंट्रीज है, तो साउथ के से एशियन कंट्रीज में आप भारत सरकार का आपको पता ही होगा कि वो लोग मानते ही नहीं है कि जो भारत का जो ट्राइबल्स है, तो भारत का जो शेड्यूल ट्राइब है वो इंडिजिनस है। तो मैं भी एक छोटा सा एक किताब देख रहा था, मैं यूएन से लेके आया था, बेनेडिक्ट इसका। उसमें जो स्टैंड है अपना इंडियन सरकार, भारत सरकार का, इवन चाइना का, साउथ एशिया के बाकी जो कंट्रीज है, वो स्टेट को, वहाँ का जो नेशनल गवर्नमेंट है, वो लोग बोलते हैं कि आपका जो एक इंडिजिनस का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, खास करके यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट में हमारे यहाँ के लोग फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन साथ में साथ आप इंटरेस्टिंग ये है कि ये लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोगों ने उनको इतना संरक्षण दे रखा है, स्टेट को, इंडिया का जो गवर्नमेंट का जो लेटर है, उस पे आप नेट में मिल जाए।